नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया कथा साहित्य मोटे तौर पर हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की पीड़ा को बयान करता रहा है। लेकिन इस विभाजन में एक ऐसा समाज था जिसने न केवल अपना सब कुछ गंवा दिया, बल्कि अपना वतन भी पूरी तरह से खो दिया। सिखों को आधा ही सही पंजाब मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, मगर सिंधियों को सिंध से उजड़कर क्या मिला? कुछ नहीं। वे भारत को अपना देश समझकर आए थे, मगर उन्हें यहाँ तिरस्कार मिला, उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया गया। और कड़वी सच्चाई तो ये है कि वे आज भी अपने ही देश में बेवतन जैसे हैं। पत्रकार एवं कथाकार निर्मला भुराड़िया ने अपने नए उपन्यास जहर खुरानी में उनकी इस अनवरत पीड़ा को उकेरा है, मगर साथ ही उन्होंने विभाजन के उन जख्मों को भी दिखाया है जो अभी भी भरे नहीं हैं, और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के भावी खतरे की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। निर्मला भुराड़िया हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करते हैं। निर्मला जी, आपका ताना बाना में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपने उपन्यास का नाम रखा है जहर खुरानी, जी। राइट? मेरी आवाज आ रही? जी जी, बिल्कुल आ रही है। तो आपके उपन्यास का नाम है जहर खुरानी। आपने ये नाम क्यों रखा? आमतौर पर जहर खुरानी का मतलब ये होता है कि जहर में खाने पीने की चीजों को मिलाकर किसी को खिलाया जाए, फिर उसको लूट लिया जाए। लेकिन भारत विभाजन में ये जहर खुरानी कहाँ से आई? ये जहर खुरानी भारत विभाजन और अभी के धार्मिक धर्म और राजनीति का जो गठजोड़ है, उसका काम ये है कि लोगों को धर्म की नशीली पुड़िया देकर उनका ब्रेन वॉश करना, उनकी ज़हन साजी करना, उनका विचार बदलना। तो यह भी एक तरह की जहर खुरानी हुई। जैसे ट्रेन में प्रसाद के नाम पे दे देते हैं और फिर लूट लेते हैं, तो ये मतलब दिमाग को सुला देते हैं। तो यहाँ ये जहर खुरानी इसलिए है कि राजनेता और दूसरे जो धर्म के गुरु हैं, वो धर्म का विचार इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो हमारे विवेक को ही सुला देते हैं, जबकि धर्म का अर्थ शांति होना चाहिए, लेकिन इस तरह उनके स्वार्थों के चलते धर्म का अर्थ अशांति हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि भारत विभाजन में ये जहर खिलाया गया लोगों को, और उसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, देश का बंटवारा हुआ और लाखों लोग बेघर बार हो गए, लाखों लोग मारे गए। वो जहर दरअसल राजनीति और धर्म के मिश्रण से बना था। जी, बिल्कुल। और ये बात आगे भी जाती है, क्योंकि हमने इतने बड़े हादसे से कोई सबक नहीं सीखा। और आज भी हम पाकिस्तान तो ये बहुत पहले ही करके ख़त्म हो चुका है धर्म और राजनीति को जोड़ के। हमने अब शुरू किया है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। यदि हम अपने इतिहास से ही सबक लें, तो शायद अच्छा हो। तो उसका जो दारुण वर्णन है, मार्मिक वर्णन है बँटवारे के समय का, वो लोगों को डराने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि यदि हमने पोलराइज़ेशन, हमने ध्रुवीकरण और धर्म की राजनीति जारी रखी, तो फिर से कोई गृह युद्ध, फिर से भारत के टुकड़े, और न भी टुकड़े हों, तो नफ़रत की आग में जलते हुए हम सब खत्म हो सकते हैं, हम बारूद के ढेर पर बैठे। जी, तो आपने जो एक दूसरे विभाजन की तरफ इशारा किया है, उस पर हम जी, बाद में आते हैं। मैं सीधे उपन्यास पर आता हूँ। पहले तो जी, ये सवाल मेरे मन में उठा, मैंने इस उपन्यास को जब पढ़ा और मुझे ध्यान आया कि सिंधियों पर उपन्यास या कहानियाँ मैंने नहीं पढ़ी, कम से कम। सिंधियों ने बँटवारे से क्या खोया, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसको बयान करने वाली कोई कहानी, कोई उपन्यास मेरी याददाश्त में नहीं आ रही है। तो ये विषय आपने कैसे, सिंधियों को कैसे लिया? कहाँ से ये जी, ख़्याल आया? क्या जी। आपने जिस मंगल भवन का ज़िक्र किया है, जिस बस्ती का ज़िक्र किया है सिंधियों का, वहाँ से ये सवाल उठा? जी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारे स्कूल में बहुत सारी सिंधी लड़कियाँ पढ़ती थी। तो कभी उनके घर भी जाना होता था, और वो ऐसे माहौल में रहते थे, मतलब बाद में तो उन्होंने मेहनत करके अपने आप को बिल्कुल इतना इस तरह खड़ा कर लिया कि पूछिए मत। और उस समय ये भी होता था कि दूसरी लड़कियाँ उनके साथ में टिफ़िन भी शेयर नहीं करती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कि अरे! ये सिंधी है।
और उनके घरों की हालत उस समय बहुत खराब होती थी। बहुत सारी सिंधी लड़कियाँ मेरे साथ में थी। तो मेरे मन में तब से ही ये विचार आता था कि ये मतलब क्या है? ये लोग भी हिंदुस्तानी हैं। ये तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि बँटवारे के बाद में इधर आए हैं और इनका वतन अलग जगह है। बचपन में तो सब आपको सिर्फ़ इतना ही दिखता है कि हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन क्यों इनको इतना अलग-थलग किया जा रहा है? तो बाद में जब मैं किताब लिखने लगी, तो मैंने कई सिंधी लोगों के इंटरव्यू भी लिए, बहुत सारे लोगों से बात की और तब उन्होंने बताया कि यह मानना गलत है कि ठीक है, पंजाब जितनी हिंसा नहीं हुई कि पूरा एथनिकल क्लींजिंग हो गई, पूरा सफाया हो गया, लेकिन सिंध में भी बहुत बुरी स्थितियाँ हो गई थी और छोड़-छोड़ के अभी तक लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान। तो वो सब चीज़ें जानी और वहाँ क्या-क्या हुआ था, उनके शहर कौन-से थे जेकबाबाद सिंधी पंचायत, लारकाना सिंधी पंचायत, ये ऐसे नाम क्यों होते हैं? वो लोग कहाँ से आए हैं? अपने वतन के लिए अभी भी कैसा महसूस करते हैं? ये सब बातें मैंने उनसे की थी और फिर ये कहानी की शक्ल में ढलती गई। मुझे थोड़ा और बताइए कि ये इसमें बहुत विश्वसनीय ब्यौरे आपने दिए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपका उन व्यक्तियों से, उन चरित्रों से जुड़ाव रहा है, जिन्होंने ये कहानियाँ आपको सुनाई हैं। अपने जी। विभाजन के पहले जो भुगता है उन्होंने और विभाजन के बाद भी जो भुगत रहे हैं उस पर। तो ये पूरी रचना प्रक्रिया के बारे में थोड़ा-सा रोशनी डालिए। सिंधियों वाली रचना प्रक्रिया तो मौखिक ब्यौरों पे ज़्यादा है, रेफ़रेंस कम लिए हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं, उसमें भी रेफ़रेंस मैंने मतलब बहुत सारा लोगों का साक्षात्कार लिया है, उनसे बातचीत की है और बहुत सारे रेफ़रेंसेस भी पढ़े हैं। लेकिन सिंधी में जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि यहाँ पे मिस्टर ठाकुर थे एक सिंधी अ, वो लारकाना से आए थे। तो मैंने उनके बेटे से कहा कि मैं बाबूजी का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो बेटे ने कहा मैं जयपुर जा रही थी किसी शादी में, तो उनके बेटे ने कहा कि आप लौटेंगी 1 दिन बाद तब ले लीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी ले लेती हूँ और उनकी उनकी तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ थी और उनकी स्मृति भी क्षीण हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, धारा प्रवाह, तो जैसे उनकी स्मृति चमक उठी और उन्होंने मतलब उनकी पत्नी चाय रख के गई, तो वो भी पीने का समय नहीं मिला, मैं लगातार नोट्स लेती रही। फिर जब मैं जयपुर से लौटी और मैंने अखबार देखा, तो मैंने देखा कि टेऊमल जी नहीं रहे। यदि मैं जयपुर से हुँ, आके हुँ। इंटरव्यू देने का सोचती तो वो नहीं हो जाता। तो मैं उनके घर गई शोक संवेदना के लिए तो बेटे ने कहा कि बाबूजी शायद आपके लिए ही रुके थे। तो ये इस तरह से भी घटनाएँ हुई हैं। जी। मैं एक अंश आपके इस उपन्यास से पढ़ना चाहता हूँ जो जो अ, जो सलूक किया गया सिंधियों का जब वो वहाँ से यहाँ आए। ये मैं पढ़ता हूँ। पोहामल को अच्छी तरह याद है, रास्ते में एक जगह प्यास लगी, तो उसके झुंड के लोग एक कुएँ पर रुके। वहाँ कुएँ पर कुछ स्थानीय लोग पानी भर रहे थे। इन लोगों को देखते ही वे हल्ला मचाने लगे, "अरे छूना मत, हमारा पानी खराब हो जाएगा।" "क्यों भाई, इसमें क्या खराबी है? हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। किस्मत ने हमें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया तो क्या?" इस पर स्थानीय व्यक्ति बोला, "तुम मुसलमान लगते हो।" सिंधी तड़प उठे। एक दो तो झगड़ा करने पर उतारू हो गए, एक दो उन्हें शांत करने में लग गए। इतने में एक सिंधी ने अपनी कमीज उतारी और अपना जनेऊ उठाकर बोला, "देखो, हम भी हिंदू हैं।" एक अन्य सिंधी पीछे से बोला, "अजीब मुसीबत है, वहां कहते थे तुम मुसलमान नहीं हो, हिंदू हो, यहाँ से कब जाओगे? यहाँ कहते हैं तुम मुसलमान हो, यहाँ क्यों आ गए?" इतने में एक स्थानीय स्त्री कपाल का का घूंघट थोड़ा सरकाकर अन्य स्त्रियों को बोली, "मुसलमान नहीं तो क्या शलवार कुर्ता पहनती हो? हमने सुना है तुम मांस मच्छी भी खाते हो, तो क्या है? हैं तो हम हिंदू ही।" एक सिंधी स्त्री बोली, "होगे, पर तुम हो तो म्लेच्छी, देखो कैसी बू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से।" जी। तो ये घृणा, ये नफ़रत सिंधियों को मतलब मुसलमानों से तो विधर्मी है वो फिर भी समझ में आती है, हालाँकि गलत वो भी है, लेकिन यहाँ जी। अपने सहधर्मियों से उनके प्रति भी ये नज़रिया था। जी।
एक तो क्या है कि ये खुन्नस रहती है कि ये हमारी ज़मीन बाँटना पड़ रही है, हमारे संसाधन बाँटना पड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। और दूसरा एक ये था कि जैसे मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ कि मुझे एक नहीं, सिंधी इसमें तो व्यक्ति ने यहाँ कुछ बताया। बांटने वाला नहीं था, सिर्फ पानी पीने वाला मसला था। हाँ, नहीं वो यही तो छुआ-छूत की जी, बात है, वही बता रही हूँ कि एक सिंधी व्यक्ति ने बताया कि जब हम ट्रेन पे चढ़ रहे थे लारकानो से कराची की तरफ जाने वाली, तो वो सिंधी स्त्रियाँ ऐसे सिर पे वो लेके चद्दर जो होती है ना चादर, वो ओढ़ा करती थी। तो एक महिला की चादर गिर गई, तो वो मचल उठी ऐसे बगैर चादर के घर से बाहर निकली नहीं थी। तो उसने कहा अपने पति से कि चादर उठा दो, तो उसने कहा, "यदि चादर उठाई तो मैं रह जाऊँगा, अब चादर छोड़ दो।" तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे घर की जो बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ थी, जो सिर में पल्लू रखती थी, वो अपने आप को बड़ा वो समझती थी कि अरे सिंधी औरतें हैं, ये तो क्या है, इनकी तो चुन्नी भी नहीं संभलती है, बड़ी-बड़ी छातियाँ लेके घूमती है, इस तरह की बातें वो लोग करती थी। पर ये किसी का ध्यान नहीं गया कि ठीक है, वो शरणार्थी के रूप में रहे हैं, उनकी वहाँ बड़ी-बड़ी हवेलियाँ थी, नहीं भी थी, तो यहाँ आकर जिस तरह उनको भारत भी नया-नया आज़ाद हुआ था, जितनी व्यवस्था हो सकती थी उतनी ही हुई, तो कैंप में जिन हालात में उन्हें रहना पड़ा, उनके कारण अभी जो दिख रहे हैं वो ये है, ये बात समझने को कोई तैयार नहीं था। तो और वहाँ से जो थके-हारे दौड़ते आए थे, पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं होंगे, कैसे उनके मैले-कुचैले कपड़े होंगे, फिर शाकाहार का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। तो ये सब करके और उनको इतना गंदा मान लिया गया कि कई लोग तो मतलब बहुत ही बेशर्मी से ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी किसी में भी कर देंगे पर मुसलमान और सिंधी से नहीं करेंगे। ये भी कहते हुए सुना है मैंने लोगों को। जी। ये एक मतलब समझदारी की बेहद कमी है कि एक संस्कृति है, एक इलाके बिल्कुल, की जहाँ रहन-सहन, खान-पान जी, कमोबेश एक जैसा होता है। तो उससे जी, उसके आधार पर तय कर लेना और फिर धर्म के आधार पर तय कर लेना बड़ा मतलब क्या भुगता होगा सिंधियों ने विभाजन के पहले जो भुगता, विभाजन के दौरान जो भुगता, बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन वो आज तक भुगत रहे हैं, मैंने भी देखा है जहाँ-जहाँ भी बिल्कुल, सिंधियों के बिल्कुल। साथ जिस तरह से व्यवहार और होता है। जबकि उन्होंने अपना जीवन बहुत परिश्रम करके बहुत अच्छा बना लिया, तो उसमें भी क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि अरे यार सिंधी ये तो कम में बेच देता है, तो हमारी दुकानदारी जा रही है। मतलब ये भी तकलीफ हो जाती थी लोगों को। जी, और फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अ, मतलब एक परिचित सिंधी थे मिस्टर हरीश, उन्हें किसी उसमें जाना था, मैयत में जाना था, किसी के शमशान जाना था। तो उन्होंने इतना प्रैक्टिकल रखा इस चीज़ को, इतना व्यावहारिक रखा कि वो जेब में पराठा उनकी पत्नी ने रख दिया कि भई तुम फिर दुकान तो नहीं छोड़ सकते 2 घंटे, तुम लेके चले जाओ। तो हम सब लोगों को यही बातें करने लगी। जबकि वो हुँ। करना उनकी, उन्होंने कहा कि हम कोई अनुदान नहीं लेंगे, हम हमारे कोई आरक्षण नहीं चाहिए। आज तक कभी सिंधियों ने आरक्षण की माँग नहीं की। उन्होंने कहा वहाँ हम जैसे थे, वैसे ही राजा की तरह रहेंगे और अपने बाहुबल से कमाएँगे जो भी कमाएँगे। निर्मला जी बहुत सारे चरित्र हैं जो अपने ढंग से इस कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं और खोलते भी चलते हैं। जैसे पृथ्वी कैरेक्टर है, जी, चरित्र है, जो मतलब आरएसएस या इस तरह के किसी संगठन से जुड़ा हुआ है और उसके लिए जासूसी करता है, जी, जानकारियाँ जुटाता है ताकि जब कभी संघर्ष हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। वो अपना जी, खतना भी करवा लेता है, चुटिया भी काट लेता है और फिर अपने ही लोगों के हाथों मारा भी जाता है। जी, दूसरी तरफ बंता सिंह जैसा एक कैरेक्टर है जो बिल्कुल निर्दोष, मासूम, उसका दिमाग उस तरह से विकसित नहीं है और वो किस तरह से रिएक्ट करता है इस पूरे पूरे दौर को, वो है। एक गुरमुख है जो जी, अपनी बीवी चाँद कौर को अपनाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो मैली हो गई है। जी। ये कुछ पात्रों के ज़रिए जो आपने कहा, ये पात्र कहाँ से आए? कितने गढ़े गए हैं? कितने वास्तविक हैं? ये जो महिलाओं की जैसे अपहरण की कहानियाँ हैं, दोनों तरफ ही बहुत हुए। मुस्लिमों ने हिंदू और सिख लड़कियाँ उठाई, तो यहाँ के लोगों ने भी मुस्लिम लड़कियों को जबरन भी उठाया और रख भी लिया। तो होता क्या है कि जब युद्ध हो, दंगे हो, दुश्मनी हो, तो उसे औरत की देह पर उतारा जाता है। मतलब ये बहुत ही खतरनाक बात है। और उसपे भी लबो-लुबाब ये कि आदमी तो आके दूसरी शादी कर लेगा, तीसरी, चौथी शादी कर लेगा और उसे कह देगा मैली हो गई, जबकि उस बात में उसकी कोई गलती नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने समझाया था लोगों को
कि वहां से जो अपहरण हो गई थी और जिनको हम वापस ले पाए हैं, उन लड़कियों को अपनी बेटियां, अपनी पत्नियां, अपनी बहनें समझ के अपनाओ। पर मतलब लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त के हिंदुस्तान ने गांधी को सुनना बंद कर दिया था। निर्मला जी, यही अंश मैंने निकाल के रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब आपने जिक्र किया तो उसको पढ़ भी दूं। पता है, बापू ने ये बातें अपनी प्रार्थना सभा में कही थी। बहन जी बोली, पर पार्वती का आदमी बहन जी को एकटक देखता रहा, पार्वती की ओर नजर उठाने को भी तैयार नहीं हुआ। ये सब बातें सुनकर चांद कौर का बदन कांपने लगा था और चांद कौर का भय सच ही साबित हुआ। गुरुमुख आया था, चांद कौर को देखकर खूब रोया भी था, पर जवाब में रोती चांद कौर को देखकर भी गले नहीं लगाया। अंत में अपनी आंखें पोंछते हुए ये कहकर चला गया, तू मैली हो गई है चांद कौर। अब कैंप में रह रही चांद कौर के कान रह रहकर बजते हैं, तू मैली हो गई, तू मैली हो गई। गांधी के कदमों के निशानों पर आज तक चलता हिंदुस्तान अपने गांधी को अब सुन ही कहाँ रहा था। जी जी, बहुत ही मार्मिक जी अंश है। जी। जी, तो और भी है ना कि जैसे उन लोगों का मैंने वर्जिनिटी का अपने यहाँ कितना बवाल है, ये शुरू से स्थापित करने की कोशिश की है। जो एक लड़की रहती है उसके साथ रेप हो जाता है और अंत में उसको सुसाइड ही करना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ती है, क्योंकि समाज इतना ज्यादा उसको अजूबे की तरह देखने लगता है। घर के माँ बाप उसे गाली देने लगते हैं, उसकी शादी होना मुश्किल हो जाती है। उपन्यास के शुरू में आता है। तो ये जो औरत की देह से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, वो ऐसे समय पे और खतरनाक हो जाती, क्योंकि आप लूट का माल समझ के उसको ले जाते हो, आप उसको वस्तु समझ के ले जाते हो कि ये दुश्मन की वस्तु है, इसको वो करना है। तो कई बहुत वहाँ नग्न स्त्रियों के जुलूस निकाले गए, इस तरफ भी और उस तरफ भी, इसके जिक्र भी है उपन्यास में। जी। मैं बंता सिंह पर भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। ये कैरेक्टर कुछ-कुछ मुझे टोबा टेक सिंह से भी कई बार की भी याद दिलाता लगता है। टोबा टेक सिंह को भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान का बँटवारा हो गया है। उसका टोबा टेक सिंह है कहाँ दरअसल, वो जो पात्र है, उसको पता नहीं है। और यहाँ जो बंता सिंह है, कमोबेश उसके साथ भी यही हालात है। वो भी बहुत तरीके से गुज़रता है और फिर अंत में जिस तरह से मारा जाता है। आपकी टिप्पणी? हाँ, एक्चुअली ये सचमुच में है दरअसल कैरेक्टर? ये कोई मिला था आपको? कहीं कोई नहीं, ऐसा मैंने बहुत सारे सिख लोगों से बात की। मैंने दिल्ली में भी बात की, इंदौर में भी बात की और जगहों पे भोपाल वगैरह में भी बात की। भोपाल में वैसे सिंधी ज़्यादा हैं। काफ़ी लोगों से बात की और फ़ोन पे भी बात की थी लंदन वगैरह से, और कुछ किस्से पढ़े भी थे। तो दरअसल मैंने सिखों का मुद्दा इसलिए उठाया था कि उनके साथ तो बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ। मतलब उनके तो जहाँ गुरु नानक साहब का जन्म हुआ और जहाँ मृत्यु हुई, वो स्थान तक उधर रह गए। उन्होंने अपने पसीने से जिन नहरों को सींचा था और जिसको वो बनाया था, वो सब चीजें उधर रह गई। मतलब रेडक्लिफ लकीर महाशय जो है, वो तो एक लकीर खींच के भाग गए। और इन लोगों ने कब से मांग की थी, सबके आश्वासन भी हुए थे कि हम इस तरह का ये बनाएंगे। तो ये जो हम बात करते हैं, ये शब्द अभी तो अब हिंदुस्तान में लेना नहीं चाहिए, खालिस्तान, एक्चुअली ये कोई देश नहीं चाहते थे। ये एक ऐसी जगह अपने लिए चाहते थे कि चिनाब से लेकर और हरियाणा तक ऐसी जगह चुन ली जाए जहां इनके गुरुद्वारे हों, जहां इनके खेत खलियान बांध हो, डैम्स हो, और एक ऐसी संस्कृति हो, क्योंकि ये संख्या में कम होते हुए भी अपने आप में इनकी संस्कृति अलग है और महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा खित्ता इनको मिल जाए जहां इनका संसार बस सके, जहां ये न हिंदुओं के गुलाम हो न मुस्लिमों के गुलाम हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें उधर रह गई, बहुत जी, चीज़ें उधर। आपने जो ब्यौरे दिए हैं, वो काफ़ी जी, मतलब इधर के भी हैं, उधर की भी हैं। इधर उधर ज़्यादती हो रही थी, तो इधर भी ज़्यादती हो रही थी। जी, अक्सर हम जब बात करते हैं लोगों से, तो इधर वाले लोग उन्हें दोष देते हैं, उधर वाले लोग जी, यहाँ के लोगों को दोष देते हैं। उन्होंने ज़्यादती की। यहाँ से लाशों के ढेर ट्रेन से उधर गए जी, और उधर से लाशों के ढेर ट्रेन से इधर आए। ये जी, एक संतुलन लेखक को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं उसका संदेश ये ना जाए कि मुसलमानों ने ऐसा किया था या हिंदुओं और जी, सिखों ने ऐसा किया था। ये जी, एक तरफ़ा बात अगर आती है तो फिर वो जो जिस चीज़ को आप कम करना चाहते हैं,
वो बढ़ती जाती। ये साधना कितना कठिन होता है? हाँ, हर बार लिखते वक़्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये आपका संतुलन ना डगमगा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के बारे में आपने ज़्यादा और गलत लिख दिया और किसी के बारे में किसी का छुपा गए, ये नहीं करना। फिर भी मुझे जो ओरल हिस्ट्रीज़ थी, वो मुस्लिमों की थोड़ी कम मिल पाई। मैंने हालाँकि लंदन में, इस्लामाबाद में कुछ लोगों से बात भी की थी और जो कुछ मुझे मिला और जो कुछ मैंने पढ़ा, उसके आधार पे मैंने लिखा भी है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते और उस तरह से जहाँ जितने साक्षात्कार मैंने सिखों के और हिंदुओं के, सिंधियों के लिए, उतनी संख्या में मैं मुस्लिमों के नहीं ले पाई। फिर भी यहाँ के मुस्लिम जिनके कुछ लोग चले गए पाकिस्तान उनके और जो लिए उसके आधार पे ये है, तो संतुलन बनाने की कोशिश की लेकिन मुझे मन में कहीं अभी भी लगता है कि यदि मैं इसका एक संस्करण और आए तो शायद मैं गद्य कोई अलग से लिखूँ तो कुछ और मुस्लिमों का भी इसमें जोड़ना चाहूँगी। हालाँकि लिखते वक़्त लगातार आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि धर्म के नाम पे पशु बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फरिश्ते बाकी रहते हैं, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसियों की, अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की जान बचाई और दूसरी ओर यह भी हुआ कि जैसे पाकिस्तान में ज़मीनों पे कब्ज़ा वग़ैरह तो असामाजिक तत्व भी बहुत शामिल हो गए थे। उन्हें लगा कि अब इन्हें भगा के और हम इनकी चीज़ें ले लेंगे। जी, यहाँ पे ये हुआ लेकिन हिंदू और सिखों के पास तो वैसे भी काफ़ी पैसा था। वहाँ जो मुस्लिम थे, वो लोगों के खेतों में हारी थे, मज़दूर थे, गरीब थे। तो उनमें जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने कहा ये कोठियाँ, ये बंगले, ये सब रह जाएँगे और लड़कियों को भी सामान ही समझते हैं, तो लड़कियाँ भी यहीं रह जाएँगी। इधर भी हुआ, उधर भी हुआ। चूँकि ये आप इसकी लेखिका हैं इस उपन्यास की, इसलिए तो समग्रता में ही आप इसे देखती होंगी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इसमें कौन से वो पात्र हैं जो आपके सबसे करीब रहे हैं? किन पात्रों को आप बिल्कुल उस पूरी घटना का एक प्रतिनिधित्व करते हुए देखती हैं? अ, वैसे तो इसमें जो मिन्नी है वो तो सूत्रधार है, वो सारे उसको पिरोती है। और उसकी नज़र से हम इन पात्रों को देखते हैं। बाकी 2 सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं पोहोमल और बंता सिंह, जिनके ज़रिए ये सारी कथा कही जाती है। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं जो कि हैं पर नहीं हैं, वो हैं बुल्ले शाह। जी, क्योंकि यदि धर्म और राजनीति के गठबंधन से जो नुकसान होता है वो किताब का विचार है, तो बुल्ले शाह का बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से जन्मा, मुझे कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या मतलब है इस सारी चीज़ का? तो वो इसकी बुल्ले शाह इसकी आत्मा है। जी। चूँकि आपने इस पूरे उपन्यास को मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संदर्भ से जोड़कर देखा है, तो पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस दौर में, पार्टीशन के दौर में, उस राजनीति को आपने किस तरह से देखा? एक मुस्लिम लीग की राजनीति थी, एक हिंदुत्ववादी संगठनों की राजनीति थी, सिखों में भी चरमपंथी राजनीति थी इस पूरे मसले को लेकर। उसको कैसे आपने देखा? देखिए शुरुआत तो कोई कुछ भी कहे मिस्टर जिन्ना ने ही की और मिस्टर जिन्ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं थे। और पहले तो वो उसके प्रतिनिधि थे दूत थे भारत की एकता के। फिर व्यक्तिगत तौर पे भी गांधी जी से के प्रति अदावत रखने वाले 2 लोग थे। एक मिस्टर जिन्ना थे और जो कि गांधी की मास मूवमेंट से तालमेल नहीं बिठा पाए और दूसरे एक है जिनका हम यहाँ नाम नहीं लेते मिस्टर एस। तो एक जो बिल्कुल हिंदू है और एक जो बिल्कुल मुस्लिम है, वो दोनों ही अपने आप में प्रैक्टिसिंग नहीं हिंदू या मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उनके सबसे बड़े शत्रु जो थे, जिसको वो देखते वो गांधी ही थे। जी। हालाँकि आपने जिन्ना से शुरुआत की है बँटवारे की कांसेप्ट की, लेकिन वो बहुत पहले शुरू हो चुका था। बहुत जी, पहले ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत भी आ चुका था। जी, सावरकर एक पूरा उसका आधार तैयार कर रहे थे अपनी किताब से जी, हिंदू। जिनका मैं नाम नहीं ले रही थी, आपने लिया। जी, जी, तो वो तो है ही पूरा हिंदू महासभा
जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर दूसरे संगठन भी थे। तो वो राजनीति तो मुझे लगता है कि 19वीं सदी में ही शुरू हो गई थी, जो पहली क्रांति हुई उसके बाद ही। हालाँकि वो इतिहास का पाठ है, अब हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएँगे, लेकिन एक कहानी की बुनावट, एक उपन्यास की बुनावट जो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पढ़ने के लिए विवश करता करे। आप यूँ ना, ऐसा ना हो कि कुछ पन्ने पढ़ें और फिर छोड़ दें। ये मैंने आज चूँकि आपके पिछले उपन्यास नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मैंने वो पकड़ पाई आपको। उसे आप किस तरह से पिरोती हैं अपने पात्रों को, घटनाओं को, कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए? जी। एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात है किस्सा गोई। किस्से आना चाहिए, आपके सामने दृश्य आना चाहिए। नहीं तो आप गद्य ही लिखेंगे, आप कहानी क्यों लिखेंगे? तो तथ्य जो है वो तो सिर्फ़ एक बुनियाद है, तथ्य सही होना चाहिए। आप इतिहास लिख रहे हैं तो तथ्य सही होना चाहिए। पर उन तथ्यों को जिन पात्रों के माध्यम से आप प्रकट करते हैं, वो तो काल्पनिक होते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि जब मैं उपन्यास लिखती हूँ, तो पात्र मेरे साथ रहने आ जाते हैं। तो फिर वो भी आपको संचालित भी करने लग जाते हैं, है ना? तो बस यही है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी तथ्य है, वो तथ्य के बजाय दृश्य के रूप में उपस्थित हो, ये कहानीकार का ये प्रयास रहता है। वो जी, पात्र आपके आस-पास के देखे हुए भी हो सकते हैं। कोई बुआ जी है, पता चले कि वो यहाँ नानी जी बन के आ गई या कोई और रूप धर के आ गई। लोगों की चाल-ढाल, आवाज़ के स्तर, अ, उनके उनका मनोविज्ञान, ये सब चीज़ें तो हमारे आस-पास से ही होते हैं, जो कि हम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ऐतिहासिक पात्रों पे आरोपित कर देते हैं। जी, निर्मला तो जी, उससे ये वो क्या है कि दृश्य बन जाता है। बिल्कुल, आपका उपन्यास उस पूरे दौर को बयान करने के बाद आता है वर्तमान में, जहाँ जी, वर्तमान के पात्र, आज के पात्र बात कर रहे होते हैं आज की घटनाओं पर और जो महसूस कर रहे हैं, चाहे कोरोना के समय कोरोना जिहाद के नाम पर हो रहा हो या दूसरे उस तरह की जो प्रसंग आते हैं, उनको आपने फिर जोड़ा है उस पूरे कथानक के साथ। ये ज़रूरी क्यों लगा आपको? मुझे ज़रूरी इसलिए लगा कि हमारे इतिहास में जो कुछ हो चुका है, वो फिर से होता हुआ दिखाई देने लगता है कभी-कभी। तो यदि मैं उसको इस अंतिम परिणति पे न लाती, तो जो अतीत का लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब उसको जोड़ना ज़रूरी था आज से, और शायद आज के लिए ही मैंने वो यात्रा की है अतीत की। आज जो चल रहा है उसने दुखी करना शुरू किया, उसने मन को ये परेशान करना शुरू किया कि कई लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो शायद हम उस उदाहरण सहित और उस विभीषिका के दृश्य सहित समझाएँ, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आए कि हाँ, इन चीज़ों का अंजाम ये होता है, और धर्म इसलिए नहीं है, मज़हब या रिलिजन इसलिए नहीं है। तो ये कितना बड़ा खतरा आप देख रही हैं आज, जो कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं, आप चूंकि उसको विभाजन से जोड़ रही हैं, क्या आप ये महसूस करती हैं कि कमोबेश हम एक दूसरे विभाजन की तरफ धकेले जा रहे हैं? उस तरह की राजनीति, चाहे समाजों के अंदर की राजनीति हो जी। या पूरे देश भर की राजनीति हो। जी। मुझे पता नहीं क्यों भीतर से हमारे जो मतलब हमारे हिंदू या मुसलमान, भारतीय मुसलमान भी एक तरह से धर्मनिरपेक्षता के अंदर बड़ा होता है, और भारतीय हिंदू भी निरपेक्षता में बड़ा होता है। तो एक लचीलापन तो हर भारतीय के अंदर है। लेकिन क्या होगा कि जब हम इस तरह से उनकी ज़हनसाज़ी शुरू करेंगे, उनकी ब्रेन वॉश शुरू करेंगे, तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो जाएँगे। लोगों के दिमाग में विष है वो बढ़ता जा रहा है, और मुसलमान भी यदि ऐसा हुआ तो वो अधिक कट्टर होंगे, क्योंकि जो चीज़ें वो कट्टरता समझ के बदल सकते थे, वो उनके लिए आइडेंटिटी की बात हो जाएगी, उनके परिचय की बात हो जाएगी, और वो उसमें और जिद से अड़ सकते हैं। तो कट्टरपंथ हिंदू का भी बढ़ेगा, मुस्लिम का भी बढ़ेगा, और उससे आपस में लड़ने का, समाज के विभाजन का खतरा भी बढ़ेगा। और जब टूटना शुरू होता है, आप पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए। मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि हर मुसलमान एक है, हमको सिर्फ मुसलमान से मतलब है, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं,
जो भी हो, यहाँ तक कि उनने कादियानी मुसलमानों को भी अपनी तरफ मिलाया था। लेकिन स्थिति क्या हुई कि जब बंटना शुरू होता है, तो अब पाकिस्तान में भी कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, ये भी प्रश्न हो गया है। और कितने शियाओं का कत्ल हो चुका है। और कादियानी मुसलमानों को तो मुसलमान ही मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। उनको तो पासपोर्ट भी नहीं देते पाकिस्तान का, वो तो मतलब हज पे नहीं जा सकते, मस्जिदों में नहीं जा सकते। तो जब टूटना शुरू होता है, तो इतना टूटती है चीजें कि परमाणु के हद तक जाती टूटते टूटते। और जब परमाणु अणु टूटता है, तो क्या होता है ये हम सब जानते हैं, अणु विस्फोट होता है। तो इसलिए हमारे समाज के टूटने की शुरुआत यदि हुई, तो ये नहीं रुकेगी। और राजनीतिज्ञों का इसमें कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, इसमें बिगड़ता आम जनता का है। आम जनता खुद ये बात समझने को तैयार नहीं है कि धर्म शांति के लिए है, धर्म लड़ने के लिए नहीं है। और दूसरा ये कि दूसरे का धर्म क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा धर्म क्या है इससे हमें मतलब है। और वैसे भी हमने समझदार होने के बाद धर्म नहीं अपनाया है, हम जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के हो गए हैं, और उसी के बारे में हमने सीखा है। और दूसरों से नफरत करना भी, दूसरों को जाने बगैर दूसरों से नफरत करना भी सीखा है। तो ये कट्टरता तो हिंदू के लिए भी खराब है और ये मुसलमानों के लिए भी खराब है। लेकिन चूंकि हम बहुसंख्यक हैं, तो हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने आप को संभालें। और जिस रूप में नेहरू, गांधी और पटेल ने इस देश को हमको दिया था, एक इतना अच्छा प्रजातंत्र दिया था, एक इतनी अच्छी व्यवस्था दी थी कि नेहरू जी ने कहा था कि उद्योग धंधे लगाए थे और कहा था कि यही हमारे आज के मंदिर है। लेकिन हम तो अब असली के मंदिर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। हमें अस्पताल नहीं बनाना है, हमें स्कूल नहीं बनाना है, हमें तो मंदिर बनाना है। तो ये कड़वी बात है, लेकिन ये सच है। क्या आप ये महसूस करती हैं, या ये क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष के ढांचे पर ही सारी चीजें देख रहे थे, अब वही ढह रहा है, मंदिर ढहाए जा रहे हैं, साथ में ये ढांचा भी देश का ढहाया जा रहा है, और उसमें ये विसंगति पैदा हो रही है और धर्म का इस्तेमाल होने दिया जा रहा है राजनीति में। यानी सामाजिक विवेक इस तरह से बिखर गया है कि उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई राजनीतिक धर्म का इस्तेमाल कर रहा है या कोई धार्मिक नेता राजनीति में कूद पड़ा है, राजनीति कर रहा है। ये एक पूरे समाज ने ये विवेक खो दिया है, इसलिए धर्म भी अपना जो मर्म है वो खोता जा रहा है। जी, देखिए मैं इसमें राजनीति के साथ में जो अभी का मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसको भी ज़िम्मेदार मानती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि 20 मिनट का कोई टाइम स्लॉट है, इसमें कोई चीज़ें आती है, ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे की आती है, अब 24/7 है, 24 घंटे बजता रहता है। आप ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, आप किसी के घर में चले जाइए, अब दिन-रात आप गलत पक्ष सुन रहे हैं। तो मतलब लोगों का विचार बदलने में ये बहुत ही ज़हर का काम करता है। इस मतलब जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, वो अपने जोखिम पे ये बीड़ा उठा रहे हैं। और जबकि जो बड़े-बड़े घराने हैं, वो स्तुति करने पे या गलत चीज़ें फैलाने पे तुले हुए हैं। तो ये थोड़ा-सा समाज के लिए, अब आप देखिए कि क्या ट्रेंड रहता है कि आप मान लीजिए कोई व्हाट्सएप देखते हैं, कोई यूट्यूब पे कोई देखते हैं, तो आप जिस प्रकार के का विषय देखते हैं, वैसा ही कंटेंट आपके पॉपअप होता है, आने लगता है ना? तो यदि मैं इस तरह का विषय देख रही हूँ, ऐसा कंटेंट देख रही हूँ, तो मेरे उस पे उसी तरह के लगातार आते जाएँगे। लेकिन आम जनता यदि गलत चीज़ें देखना शुरू करेगी, तो उनको तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और यूट्यूब के उससे बाढ़ आ जाएगी। तो ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए, और ये तभी रुकेगा जब राजनीतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि राजनीति के चरणों में ही तो दंडवत हैं ये सब लोग। यदि राजनीति बदलेगी और राजनीतिक सोच बदलेगा, तभी समाज बदल सकता है। नहीं बिल्कुल। तो हमारे लिए जो ज़हर है वो चढ़ता ही चला जाएगा। यानी मैं मासूम लोगों की, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनकी मैं कई बार गलती भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन्हें तो लगातार खुराक दी जा रही है। और फिर स्थिति कट्टरपन, तो क्या कट्टरपन में तो दिमाग पत्थर हो जाता है ना, तर्क सुनने को कोई तैयार ही नहीं होगा। आप देखिए, आप कोई ऐसी पोस्ट डाल के देखिए, मतलब हम ऐसी कोई पोस्ट डाल के देखें जो समाज के और मीडिया के और राजनीति के विपरीत हो, तो लिटरली आपको गंदी गंदी गालियों से आपका वॉल भर जाएगी। बिल्कुल। ये मतलब असहिष्णुता है।
हो गई। निर्मला जी, मैं अब आज की बातचीत का अंत एक और अंश से करना चाहूंगा। अभी आपने बुल्ले शाह का जिक्र किया था और बंता सिंह का क्या हश्र होता है, ये आपके बिल्कुल अंत है आपके उपन्यास का। और मुझे लगता है जो संदेश आप देना चाहती होंगी वो भी इसी में छिपा हुआ जी, है। जी, अ, मिन्नी बिल्ली की तरह झपट पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो उसको, वो मुस्लिम नहीं है। होता भी तो तुम्हें कोई हक। बंता को मिन्नी दिखी तो वो बेबे कहता मिन्नी की ओर दौड़ा और उससे चिपक गया। उसे लगा उसकी बेबे आ गई है, बेबी यानी माँ आ गई है उसे बचाने, और फिर अगले ही पल उसके दिमाग के बायोस्कोप की रील बदल गई। उसे लगा मिन्नी फकीर है और क्यों बे कौन है तू का जवाब उसके होठों से फूट पड़ा। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला क्या जानूं मैं कौन, बुल्ला क्या जानूं मैं कौन। लात घूंसे और थप्पड़ पड़ते जाते थे और बंता के मुंह से बुल्ले शाह की वो पंक्तियां निकलती जाती थीं जो उसने फकीर से सीखी सुनी थी। ना मैं मस्जिद ना मंदिर जानूं, नहीं वेद में ना ही मैं पाक किताब में, ना मैं अरबी ना लाहौरी ना हिंदू ना तुर्क पेशावरी। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला क्या जानूं मैं कौन। और फिर बंता ने अपना चकराता सिर थामा, मिन्नी ने उसका कंधा पकड़ा और बंता ने चकराते सिर से ही अगली पंक्तियां उगली। ना मैं अपना नाम ले जन्मा, बिगर नाम मैं जग में आया। बुल्ला की जानू मैं कौन, बुल्ला क्या जानू मैं कौन। ना मैं भेद धर्म मजहब का पाया, कोई नहीं मैं कोई नहीं। जब वो इस पंक्ति पर था तभी एक मुक्का उसके पेट में लगा, मुंह से खून की उल्टी हुई और वो वहीं ढेर हो गया। बंता की किस्मत हर दौर में हर धर्म मजहब की सांप्रदायिकता का कहर उस मासूम पर ही टूटा, पर इस बार उसने ठेंगा दिखाया और वह मानुष जन्म से ही मुक्त हो गया। मारा मारी और बचाव में मिन्नी घायल घायल मिन्नी को लोग स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले गए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और जी, जैसा आप कहना चाह रही थी वो वहीं जाकर खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी, जी मुझसे बातचीत जी, करने के लिए, और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि जी, ये उपन्यास आप जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत मौजूदा अच्छी, समय को समझने के लिए इसके जी, थोड़ा अतीत में जाना जरूरी है। और उन जी, सिंधियों के प्रति भी आपकी राय शायद बदलेगी जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे। और अ, आप में के अंदर एक उदारता, एक प्रेम पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी, आज की बातचीत के लिए धन्यवाद। नमस्कार।